हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के प्रमुख 6 मार्कर्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं और आपके लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आने ही वाले हैं। अब जो मुख्य परीक्षा है उसको बहुत ही कम समय बचा है, हार्डली आपके पास अब 1 ही महीना बचा हुआ है क्योंकि 21 तारीख से पेपर हैं और 21 तारीख से पेपर हैं तो करीब 15 तारीख से आप अपने अन्य कामों में लग जाएंगे, जैसे अपने एग्ज़ाम सेंटर के आसपास रूम देखना इत्यादि। और आज 3 तारीख हो गई है तो आपके पास लगभग 1 महीने 10 दिन का समय बचा है, 40 दिन का। और इन 40 दिनों में ही आपको सफलता हासिल करनी है। उसके लिए आपके लिए क्या टेक्निक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ऊर्जा संकट देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, ऊर्जा संकट को दूर करने के प्रमुख उपायों को लिखिए। ऊर्जा संकट को दूर करने के प्रमुख उपायों को लिखिए। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2030 से 2035 तक ऊर्जा की मांग में वृद्धि 50 से 60% होगी। अतः ऊर्जा के संकट को दूर करने के लिए निम्न तकनीकें अपनाई जा सकती हैं। पहले इन्होंने डाटा दे दिया जो कि अच्छा डाटा दिया है। ऐसा आप डाटा लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन भी जरूर कर दिया कीजिए ऐसे, ताकि परीक्षक को अलग से समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है। ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए जो प्रमुख तकनीकें हैं वह हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के निर्माण पर बल, बायोमास व बायो ईंधन के प्रयोग पर बल, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग कम से कम करना, BS6 व यूरोपीय मानकों को वाहनों में अपनाना ताकि प्रदूषण कम हो, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण रखना। ये जो है ऊर्जा संकट दूर करने के प्रमुख उपाय हैं। क्या क्या है दोस्तों? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के निर्माण पर बल, बायोगैस व वायु ईंधन के प्रयोग पर बल, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग कम से कम हो, BS6 मानक, यूरोपीय मानकों को अपनाना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण रखकर हम ऊर्जा संकट को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नैनो तकनीक क्या है, इसके विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालिए। नैनो तकनीक क्या है, इसके विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, चूंकि अभी तक यह कॉपी छोटी थी तो इसलिए इतना ही आंसर लिखा जा रहा था, लेकिन अब आप इसमें जो है लाइनिंग्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसका आप थोड़ा 3 से 4 लाइनें और आप इनमें वृद्धि कर सकते हैं। तो नैनो तकनीक क्या है? नैनो तकनीक की जो डेफिनेशन है वह यह है, पदार्थ की आणविक अवस्था में 10⁻⁹ मीटर के कणों का प्रयोग तकनीकी क्षेत्र में करना नैनो तकनीक कहलाता है। क्या है? पदार्थ की आणविक अवस्था में 10⁻⁹ मीटर के कणों का प्रयोग तकनीकी क्षेत्र में करना नैनो तकनीक कहलाता है। नैनो तकनीक के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं? नैनो तकनीक के विभिन्न आयाम है, कृषि के क्षेत्र में नैनो उर्वरक, नैनो फर्टिलाइजर, संचार के क्षेत्र में IC चिप का निर्माण और सूक्ष्म सूचना तंत्र, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नैनो सैटेलाइट, सूक्ष्म एरियन व्हीकल, रक्षा के क्षेत्र में हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, पर्यावरण संरक्षण में ओजोन संरक्षण व जल प्रबंधन तथा शुद्धिकरण में, उद्योगों में नैनो मशीनों का प्रयोग, रोबोटिक्स का प्रयोग, खाद्य सुरक्षा में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी जो है खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक करने के लिए इसका जो है उपयोग किया जा रहा है। फिर दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस के उपयोग लिखिए। विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस के अनुप्रयोग लिखिए। ई-गवर्नेंस के अनुप्रयोग जैसे कि ई-गवर्नेंस मतलब होता है तकनीकी माध्यम से सरकार व शासन की गतिविधियों का संचालन करना। इसके प्रमुख अनुप्रयोग हैं जैसे कि इसमें साइंस एंड टेक जो विज्ञान एवं तकनीकी का ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उपयोग लिखना है। तो इसमें क्या क्या बताया है इन्होंने? ई-चौपाल बताया है। ई-चौपाल के माध्यम से कृषकों को इंटरनेट के माध्यम से कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। ई रजिस्ट्री का क्या है? ई रजिस्ट्री में मकानों की रजिस्ट्री ऑनलाइन होने से भ्रष्टाचार में कमी आई है। ई फाइल दफ्तरों में फाइलों की संख्या में कमी व त्वरित सूचना उपलब्ध कराना। ई टैक्स
टैक्स के ऑनलाइन भुगतान से राजस्व में वृद्धि होगी और ऑफिसों का डिजिटलीकरण से प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता में वृद्धि होगी। तो ये जो है ये जो ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग इन्होंने बताए हैं कि ई गवर्नेंस के विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में ई गवर्नेंस के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। ई चौपाल, ई रजिस्ट्री, ई फाइल, ई टैक्स और डिजिटलीकरण। नेक्स्ट है विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में किन्हीं 5 वैज्ञानिकों के योगदान पर प्रकाश डालिए। 5 पूछा है तो आपको 5 ही लिखना है, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। तो भारतीय वैज्ञानिकों का विज्ञान एवं तकनीकी में महत्वपूर्ण योगदान है, प्रमुख है। सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस जो है पदार्थ की 5वीं अवस्था का पता लगाया। इन्होंने बोस आइंस्टीन कंडक्शन की अवधारणा का विकास किया। नेक्स्ट है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर सीमा ब्लैक होल के प्रमुख सिद्धांतों के लिए। फिर नेक्स्ट है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत से भी संबंधित है। नेक्स्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जीन अभियांत्रिकी के विकास में इन्होंने योगदान दिया था। नेक्स्ट है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञानी हैं। इन्होंने इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनका उपनाम अंतरिक्ष कार्यक्रमों के पिता के नाम से भी इनको जाना जाता है। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस, एस चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है अंतरिक्ष कचरा क्या है, यह प्रकृति के लिए क्यों खतरा है। दोस्तों यह सीरीज आपके लिए तभी लाई जाएगी और इसको कंटिन्यू रखा जाएगा एग्ज़ाम तक अगर आप जो है वीडियो को शेयर करेंगे अधिक से अधिक, ताकि कम से कम 500 लोग तो इस वीडियो को देखें, तभी हम इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग अधिक से अधिक कमेंट के जरिए बताइए कि आपको ये सीरीज़ किस प्रकार पसंद आ रही है। और आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम जितने भी ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, उन पर इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए। तो अंतरिक्ष कचरे के बारे में हम पढ़ रहे थे दोस्तों। अंतरिक्ष में भेजे गए विभिन्न उपग्रह, वेधशाला आदि कार्य समाप्त होने के बाद भी अंतरिक्ष में विद्यमान रहते हैं। अंतरिक्ष में भेजे गए विभिन्न उपग्रह, वेधशाला आदि के कार्य समाप्त होने के बाद भी ये अंतरिक्ष में विद्यमान रहते हैं। अंतरिक्ष कचरा कहलाते हैं। नासा की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में अंतरिक्ष में उपग्रह के टूटे टुकड़ों की संख्या जो है 3.4% है। वर्तमान समय में अंतरिक्ष में उपग्रह के टूटे टुकड़ों की संख्या 3.4% है। यह प्रकृति के लिए खतरा किस प्रकार है? प्रकृति के लिए यह खतरा इस प्रकार है क्योंकि उपग्रहों के निर्माण में विभिन्न उपकरणों के निर्माण में अर्धचालकों का प्रयोग होता है जो प्रकृति व वायुमंडल के लिए हानिकारक है। चूँकि यह जो अंतरिक्ष कचरा है यह आसमान में ही विद्यमान रहता है और आसमान में जब यह विद्यमान रहेगा तो इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारे वायुमंडल पर, तो इससे हानि पहुंचती है। नेक्स्ट है उपग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर जानमाल की हानि होती है। पर्यावरण व वन्य जीवों के लिए खतरा होता है। पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए उत्तरदायी होते हैं व मानव के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अंतरिक्ष कचरा सबसे पहले क्या है, अंतरिक्ष कचरे की आपको डेफिनेशन दे देनी है और फिर यह प्रकृति के लिए किस प्रकार से हानिकारक है तो उसको बता देना है, तो आपको इसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वह हम आगे के उसमें पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप मैराथन वीडियो चाहते हैं तो मैराथन वीडियो के लिए भी आप कमेंट के जरिए बताइए, ताकि आपको साइंस या फिर मैथ्स वगैरह की जो भी आप चाहें तो एक मैराथन वीडियो करीब 20 से 25 मिनट या 30 मिनट की आपके लिए लाई जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए निःशुल्क टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो है वह बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।